अब जितने भी पुलिस ऑफिसर्स ध्यान से एक बार फिर सुन लें। आज सूडान में भी कल एक खबर आप सब लोगों ने देखी होगी। सूडान में 29 जो सिक्योरिटी और जो ऑफिसर्स थे उनको फांसी की सज़ा, मौत की दी गई है। एक प्रोटेस्टर को कस्टडी में कत्ल करने की वजह से। तो सूडान का जो संविधान है, मैं समझता हूँ हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था वो सूडान के संविधान से कहीं ज़्यादा मजबूत है। तो ये पुलिस ऑफिसर जान ले कि पूरी दुनिया में किस तरफ हवा बह रही है। तो उन्होंने जो गुनाह किए हैं, क्राइम किए हैं, उसके लिए हम कानूनी हिसाब से, संविधान से और कानून से और कोर्ट के माध्यम से उनको भी उनकी सारे गुनाहों की सज़ा दिलवाएंगे, ऐसा आप यकीन रखें। साथ साथ हम एक गुजारिश हमारे जो उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक में और दिल्ली में जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर हैं, उनसे भी गुजारिश कर रहे हैं कि वो मेहरबानी करके इन करप्ट और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं पुलिस ऑफिसर्स और दूसरे आईएएस ऑफिसर, ये इलीगल ऑर्डर्स जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आरएसएस और योगी सरकार के, उन पे नज़र भी रखें। कोशिश करें कि सारा काम कानून से और आइन से हो, वो अपने उस तरह के ऑर्डर्स भी पास करें और इन लोगों पे निगाह वो भी रखें। हमारे लोग तो रख ही रहे हैं और हमारे जो प्रेस के भी जो हमारे मित्र हैं वो भी हमें सारे सबूत जुटा के दे रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास आ रही हैं। सब तरह के सबूत हमारे पास आ रहे हैं और हम बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई करने वाले हैं। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं देश के माने जाने सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा साहब। प्राचा साहब, जिस तरह से यूपी पुलिस पे सीए प्रोटेस्ट के दौरान जुल्म बर्बरियत का आरोप लग रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? और आपने लोगों से कहा था कि इस बड़े पैमाने पे एक पुलिस ऑफिसर को आप आइडेंटिफाई करके उन पे केस करेंगे, ये प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? इलाहाबाद हाई कोर्ट जैसे ही खुलेगा हम फ़ौरन वहाँ पे पीआईएल लगाएंगे और सिर्फ आरोप ही नहीं लग रहे हैं बल्कि बहुत सारे एसपी मेरठ ने तो उस बात को तस्लीम भी किया है कि हाँ, मैंने ये बातें कही थी और टेलीविज़न पे हम लोगों ने देखा भी है। और हमारे पास जो हमारे खुद के लोग हैं वो भी इस बात के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं कि किस किस तरीके से क्या क्या सीनियर ऑफिसर्स ने और सीनियर जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उन्होंने किस तरह की जुल्म और कानून की धज्जियाँ उड़ा के किस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं। तो उसी सभी के हमने सबूत जुटा लिए हैं और जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट खुलेगा हम उस पर रिट दायर करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट की शक्ल में। आप लोगों को याद होगा कि हमने जामिया मिलिया इस्लामिया के केस में भी सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की थी और वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा था कि आप अलग अलग हाई कोर्ट्स में जाएं और ये भी ऑर्डर किया था कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस बात की पावर है कि वो किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इसकी इंक्वायरी कमेटी का हेड बनाए। तो इस तरह की जो ये हमने सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर लिया था उसी की बिना पे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। और एक तरह से जो हमने यूनिवर्सिटीज़ के लिए कहा था कि एकदम बैरिकेड लगा के सीज कर रखा है यूनिवर्सिटीज़ को, उसी तरीके से कमोवेश आज हमारे उत्तर प्रदेश में भी शेड्यूल कास्ट की जो बस्तियां हैं और मुस्लिम बस्तियां जितनी भी हैं शहरों में भी और गाँव में भी एक सीज के तौर पे उत्तर प्रदेश पुलिस ने माहौल बना रखा है, जहाँ नहा जो हमारे सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनको कोई भी आज़ादी नहीं बची है। पुलिस चप्पे चप्पे पे ऐसे बैरिकेड लगा के खड़ी है। तो फिलिस्तीन में जैसा होता है वैसा माहौल बना रखा है उत्तर प्रदेश में। हमारे यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून चलता है और चंद्रशेखर साहब और जो अभी जेल में हैं, अकेले ऐसे जो नेता हैं जो जेल में हैं, उन्हीं की हम उनसे कोऑर्डिनेशन करके हमने एक संविधान सुरक्षा समिति बनाई है जिसमें वो कन्वीनर है और मैं कन्वीनर हूँ। और उन्हीं के साथ मिलकर हम लोग इसमें बहुत जल्दी दौरा भी करेंगे और जाएंगे भी। अभी मुझे ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि मौलाना कल्बे जवाद भी कल दौरे पे जाएंगे, मुजफ्फरनगर से शुरू करके बाकी सब जगह पे। प्राचा साहब, जिस तरह से सीए प्रोटेस्ट को ताकत के बल पे कुचलने की कोशिश हो रही है और जिस तरह से एक कहा यह जा रहा है कि सिर्फ ये मुसलमानों के अगेंस्ट है, उससे आप कितने सहमत हैं? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जामा मस्जिद पे जाकर एक जो ये आरएसएस की पूरी मुहिम थी बहुत बड़ी कि अपने सारे काले कारनामों को छुपाने के लिए इनके पास एक ही
मूल मंत्र है कि मुसलमानों के लिए किसी भी बहाने से नफरत पैदा करो बाकी मुल्क में। लेकिन चंद्रशेखर साहब ने जामा मस्जिद पे जाके ये ऐलान करके, एक तो उन्होंने जाके संविधान का प्रीएम्बल पढ़ा वहाँ पे, उससे आरएसएस को बहुत तकलीफ़ होती है, पूरी दुनिया जानती ही है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये जो CAA, NRC और NPR जो बाद में आया, ये मुसलमानों के तो ख़िलाफ़ है ही, उतना ही या उससे ज़्यादा ख़िलाफ़ SC, ST, OBC और दूसरी जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ मुसलमानों से भी ज़्यादा है। और उसकी उन्होंने वजह भी बताई कि 54% मुल्क में जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई बहनें हैं उनके पास ज़मीन का एक गज़ भी टुकड़ा नहीं है। जब NRC की एक्सरसाइज शुरू होगी तो बाकी लोग तो शायद, और जो हमारे ट्राइबल भाई हैं उनके यहाँ तो मुश्तरका ज़मीनें होती हैं, किसी के नाम प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो जो हमारे भाई इसमें फंसेंगे या बहनें फंसेंगी, मुल्क के 99% लोग तो एक बार नॉन शहरी डिक्लेयर होंगे ही इसमें ऐसा प्रोसीजर है। लेकिन जो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, जो ट्राइबल भाई हैं, वो और जो ये बंजारा कम्युनिटी के लोग हैं, जो बहुत सारे हमारे रिमोट एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, वो तो कोई कागज़ ज़मीन के दिखा ही नहीं पाएंगे, तो वो अपनी नागरिकता कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। तो चंद्रशेखर साहब ने ये समझाया जब से मुल्क को कि ये SC, ST और OBC के भी और दूसरी माइनॉरिटीज़ के भी ख़िलाफ़ है। उससे नाराज़ होकर अमित शाह साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने उनको एकदम अरेस्ट करवा के वहाँ से जामा मस्जिद से जेल में रखा है और आज तक जेल में ही हैं वो। प्रधानमंत्री साहब ने खुद उनकी तरफ इशारा किया ये कहते हुए कि कुछ दलित नेता भी इसके खिलाफ हो गए, तो वो सीधा सीधा इशारा चंद्रशेखर की साहब की तरफ ही था, क्योंकि वही हैं जो जो RSS और BJP की जो सबसे बड़ी साजिश है, इसको ये कहा जाए कि मुसलमानों के खिलाफ है NRC, उस साजिश को उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त और इफ़ेक्टिव तरीके से तोड़ दिया था। इसलिए सबसे ज़्यादा नाराज़ अगर RSS किसी से है, प्रधानमंत्री और अमित शाह किसी से हैं, तो वो चंद्रशेखर आज़ाद से नाराज़। मायावती ने ये कहा कि चंद्रशेखर जानबूझ करके जेल जाता है और बहुत सारी चीज़ें उस पर आरोप लगाए, इस तरह की मतलब बातें कहीं जो अपमानजनक बातें कही जा सकती हैं। मायावती साहिबा SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी की जो अम्बेडकरवादी सोच के लोग हैं उसको मानने वाली हैं, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। मगर चंद्रशेखर साहब के ऊपर अगर इल्ज़ाम ये है तो कि वो जेल जाते हैं, तो वो हमारे मुल्क के सिटीजन्स की लड़ाई को लड़ने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, पुलिस की लाठियाँ भी खा रहे हैं, पुलिस का टॉर्चर भी झेल रहे हैं, जेल भी जा रहे हैं बार बार। तो ये मेरे ख्याल से मायावती साहिबा उनकी तारीफ़ कर रही हैं। उनके ऊपर ये तो नहीं कहा जा रहा जैसे दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम लगता है कि वो करप्शन कर रहे हैं। करप्शन करना कोई इल्ज़ाम होता है जो गलत बात है, करप्शन करना बुरी बात है। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम नहीं है कि वो दलाली कर रहे हैं। उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम नहीं है कि वो डरपोक हैं, जेल जाने से डर रहे हैं। तो हम तो यही कह सकते हैं कि जो आदमी जेल जाने से नहीं डर रहा, जो आदमी करप्शन नहीं कर रहा, जो आदमी अपने लोगों के लिए जब कोई उनके ऊपर मुसीबत आए तो सबसे आगे खड़ा है, तो उसके बारे में क्रिटिसाइज़ करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। तो हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जो लोग साथ नहीं दे सकते, कम से कम हम लोगों को गाली ना। प्राचा साहब, जिस तरह से CAA मूवमेंट एक इंटरनेशनल मूवमेंट बन गया है, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है और भारत का भी पूरा हिंदू, मुसलमान, दलित, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, तकरीबन सभी कम्युनिटीज़ इसको प्रोटेस्ट कर रही हैं। बॉलीवुड के लोगों ने भी इसके खिलाफ एहतजाज किया है। इसे किस तरह आप ये जब से मैं वही कह रहा हूँ ना, चंद्रशेखर साहब ने और हमने मिलकर ये मुहिम चलाई है। हमने लोगों को इसके बारे में बताया है कि ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, सिर्फ ये मुसलमानों से ज़्यादा दूसरे लोगों के खिलाफ है। और ये सरकार सब लोगों को तंग करके इस काम पे लगाए रखना चाहती है कि अपने कागज़, जैसे हम नोटबंदी में सब लाइनों में लग के अपने घरों से कैश निकाल के लाइनों में लग के जमा कराने पे जुट गए थे, वैसे ही हम अपने कागजात लेके इनके पीछे लग जाएं और एक तो रिश्वत का बाजार गर्म हो जाएगा और फिर सब लोग RSS के लोगों की चमचागिरी में लग जाएंगे कि मेहरबानी करके हमारे डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ कमी है, हमें बचा लीजिए। और 20 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च होगा। ऐसी कौन सी आफत हमारे मुल्क पे अभी आ गई है जो 20 लाख करोड़ रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं जो हमें खर्च करने हैं। इसमें NRC में कम से कम 20 लाख करोड़ रुपए खर्च होना है, तो वो कहाँ से आएगा? इस वक्त तो लोग भूख से मर रहे हैं। हमारे बहुत सारी जगह ऐसी हैं, भात कह के मर रहे हैं लोग, और भूख से मर रहे हैं। हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे नौजवानों का बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो 47 साल में मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद सबसे ऊपर हो गया है। हमारी GDP ग्रोथ जो है वो ज़मीन में मिट्टी में मिल गई है, डिक्लाइन नहीं 1.5 रह गई है।
असल में तो 1.5 रह गई है। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की अभी 9 के भी ऊपर है। तो हम दुनिया भर में सबसे ताकतवर मुल्क होने के बावजूद हमारे पास इतने वसाइल हैं, और ये समय जो है, ये समय भारत का है तरक्की करने का, भारत की ग्रोथ का है। तो उस समय में इन लोगों ने लूट मचा के अपने जो आरएसएस के जो समर्थक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, 57 या 52 लोगों की लिस्ट है, उसको देश का 70% सरमाया भर दिया है। एयर इंडिया बंद हो रही है, रेलवे बेचने के कगार पे है, जेट एयरलाइंस बंद हो गई, कितनी चीज़ें, हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दी इन्होंने, सब बेच के खा गए। उस तरफ से ध्यान हटाने के लिए पूरे मुल्क को एनआरसी की एक्साइज पे लगाना चाहते हैं ये। तो मुल्क बेवकूफ़ नहीं है, इसमें दूसरे लोग भी हैं जो सब समझ रहे हैं। इसीलिए मुसलमानों से ज़्यादा अगर आप देख रहे होंगे तो दूसरे लोग आगे आ रहे हैं, खासतौर पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी और दूसरे माइनॉरिटी। स्टूडेंट और खासतौर से यूथ जिस तरह से जुड़ा है, उसे किस तरह आप देखते हैं? उसका वो अब तो धर्म भी नहीं बता रहा है, कि नाम भी नहीं बता रहा है, वो कह रहा है साहब हमारा नाम मत पूछिए, हमारी बात सुनिए। तो अब जो है भारत जो है जाग चुका है, और मोदी जी की जो झूठ और अमित शाह के जो झूठ थे वो खुल गए उनकी कलई। और इन्होंने ये सोचा था कि हर भारतीय को ये बेवकूफ़ बना के ले जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पूरे दुनिया में, आप समझ लीजिए इस बात को, पूरी दुनिया में इन लोगों दोनों को सबसे बड़ा झूठा करार दे दिया गया। पूरी दुनिया के लोग इन्हें झूठा कह रहे हैं, लेकिन इनको, मुझे नहीं समझ में आता कि इतने बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए, कुछ तो ओहदों का लिहाज करें, कुछ तो सच बोलना शुरू करें। और एक बात तो मोदी जी की मैं अच्छी मानता हूं कि उन्होंने अब ये तस्लीम कर लिया है इनडायरेक्टली कि उनकी सरकार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो इतनी विश्वसनीयता हो, जिसकी लोगों को उस पर एतमाद हो। तो इन्होंने अब कोई सदगुरु हैं, पता नहीं कौन है वो, उनको आगे किया है ये बताने के लिए कि एनआरसी और सीएए कैसे जनता के खिलाफ नहीं है। तो इन्हें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ये भी आउटसोर्स कर दिया काम इन्होंने, क्योंकि इनके पास कोई विश्वसनीय चेहरा ही नहीं रह गया जिस पर लोग विश्वास करें। लेकिन उनसे मेरी बहुत बड़ी एक शिकायत है कि उन्होंने अपने बयान में बाकी बातें जो कहीं वो कहीं भारतीयों की तुलना कुत्ते से की थी, तो वो बहुत ही बुरी बात है। इनको शर्म आनी चाहिए। सदगुरु कहलाते हैं अपने आप को, हालांकि वो ट्राइबल लैंड्स बहुत सारी उन्होंने कब्जा रखी हैं, उसके मुकदमे भी चल रहे हैं उनके ऊपर, मगर उनको कम से कम भारतीयों को कुत्ते से तुलना नहीं करनी चाहिए थी। ये उनको इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए, और मोदी जी और अमित शाह को भी उनसे माफ़ी हम पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने देशवासियों की तुलना कुत्ते से की। क्या आप उन्हीं गुरु की बात कर रहे हैं जिन्होंने कहा था कि भारत सीरिया बन जाएगा? मैं उनके बारे में ज़्यादा जानता नहीं जानता हूँ कि उन्होंने एक ट्राइबल लेडी की एक वो आ रही है, और उन्होंने उसकी जगह पे कब्ज़ा कर रखा है, और ट्राइबल जगहों पे कब्ज़े कर रखे हैं। जिस प्रकार से स्वामी रामदेव जो हैं एक और, उन्होंने भी पता नहीं कहाँ कहाँ ज़मीनों पे कब्ज़े करके और कितनी बड़ा एम्पायर बना लिया है। ये सब भी उसी करप्शन का पैसा है जिस करप्शन की हम बात कर रहे हैं, आरएसएस की। तो ये लोगों के बारे में मैं और कुछ ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ, मगर इन लोगों को कम से कम भारतीयों को कुत्ता नहीं कहना चाहिए।